हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ना, इसमें हम नया चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 6 जो है चैप्टर नंबर 4 के जस्ट अपोजिट है, या कह लो कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, हमने ये वहां पर पढ़ा था। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट इंड्यूस्ड होता है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात है? मतलब कहने के करंट से वहां मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे क्या प्रोड्यूस होता था? बनाते तो कैसे थोड़ी सब्जी बना लेते थे। चलो कहीं नहीं, करंट लेकिन फ्लो कराते थे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आता था। तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता था। अब यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बातें समझ में आ रही? अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है, ये समझना है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, क्योंकि मार्क्स जो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो दूसरे चैप्टर के साथ लिंक भी है, मतलब एसी के साथ। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी एक ही यूनिट में आते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपस में चलो समझा ही देते हैं, पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ही समझ लेते हैं तो अंदर की बातें समझने में और मजा आएगा। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई शॉर्ट में जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्लस एसी अल्टरनेटिंग करें, इसको मिला करके अबाउट 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 8 to 9, 9, 10 ऐसे थोड़ा सा वेरी कर जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर ये जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी से एक दोनों मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो ये 5 और 5, ये मतलब कहने का और में रहता है, इसके अल्टरनेट में एसी का एक क्वेश्चन रहेगा। इस ऑप्शन में या तो ईएमआई से तुमको आता है तो उसको सॉल्व कर लो, या एसी का आता है तो तुम उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 5 मार्क्स तो गए, इसमें से 5 मार्क्स लॉन्ग का आता है। ठीक है, तो 4 मार्क्स, ठीक है, इन दोनों मिला के। अब मान लो किसी एक में से 3 मार्क्स का शॉर्ट नंबर क्वेश्चन पूछा तो एक में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, या इसमें से 2 पूछ दिया तो 2, 4 करके ऐसे करके तुम्हारे बच्चे कितने 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो तुम मान सकते हो अबाउट 5 to 6, 7 ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन ईएमआई से आते हैं। ठीक है, बाकी अब एसी से भी आते हैं। तो एसी से अगर कोई बच्चा एसी का क्वेश्चन आता है लंबा वाला, जैसे मान लो 28 नंबर क्वेश्चन है, मान लो सपोज करो 28 नंबर क्वेश्चन है, उसमें एक ईएमआई का भी है और एक किसका है? एसी का भी। तो हमको ईएमआई आता है तो हम ईएमआई सॉल्व कर लेंगे और एसी रहने देंगे, एसी नहीं सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही बात है? तो मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम यहां से आराम से पिक कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कंटेंट भी नहीं है इसका, लेकिन जो भी कंटेंट है थोड़ा सा समझना होगा। मतलब फिजिक्स पूरे समझने की बात होती है। इससे प्रीवियस चैप्टर जो था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें थोड़ा सा याद करने वाला था, लर्न करना था। ठीक है, तो ये हुआ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा स्ट्रेटेजी। ठीक है, एक तो लॉन्ग आएगा, मतलब 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ईएमआई एंड एसी दोनों मिल करके, तो एक तो लॉन्ग आएगा। ओके, और हो सकता है एक शॉर्ट आ जाए तो एक लॉन्ग आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, या फिर इसमें दोनों 2 मार्क्स के आ जाए। ठीक है, तो 9 करके 10 आएगा तो फिर थोड़ा सा एक बढ़ जाएगा। ओके, तो इसी के आसपास रहता है, मतलब 9 मार्क्स अप्रॉक्स। ओके, समझ में आ रही बात है? तो एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बड़ा वाला, और बाकी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हिट कर सकते हैं आप। समझ में आ रही बात है? लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऑप्टिक्स के साथ ऑप्शन में आता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में। एंड जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, उसके साथ ऑप्शन में आता है, फर्स्ट एंड सेकेंड के साथ ऑप्शन में आता है, 5 मार्क्स। ठीक है, तो वो और बाकी डिटेल्स हमने आपको दे रखा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का शीट। ठीक है, नहीं हुआ तो आप नया प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि अब नया से थोड़ा बहुत चेंज तो क्या, उतना मार्क्स तो वही रहेगा ना, उसके टॉपिक्स हटाए हैं। ठीक है, तो आइए आप नेट से देख लीजिए। ठीक है, तो ये इतना ये समझ में आया मार्क्स का, मार्क्स की कहानी समझ में आया तो इधर आइए। एक तो इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, ऊपर क्या लिख रखा है? तो ऊपर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन लिख रखा है। देखो इसमें लिखा क्या है, जो बातें हमने अभी बताई है वही चीज है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण किसी कंडक्टर के अंदर
जो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, ईएमएफ की कहानी हम लोग जानते हैं पहले से। ओके, जैसे किसी सेल की ईएमएफ होती है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट्स मतलब सेम थिंग यहाँ है, पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलपमेंट। ओके, देखो द फेनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट या ईएमएफ, ईएमएफ नहीं पता तो एक बार डेफिनेशन देख लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज बताया हुआ है। ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग सर्किट बाय चेंजिंग स्ट्रेंथ, पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इससे बातें समझ में आ रही है कि या तो स्ट्रेंथ, मतलब मान लो 2 टेस्ला है तो 3 कर दे, 4 कर दे, या फिर 3 है तो 2 कर दे, 1 कर दे, तो स्ट्रेंथ को चेंज कर दो या पोजीशन को चेंज कर दो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के स्थान को बदल दो, ओरिएंटेशन को, उसका पोजीशन 90 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, ये ओरिएंटेशन होता है। तो उससे बदल करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, या ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है। अब देखो, अब ये जो है ना ईएमएफ, बार बार ईएमएफ जो बोल रहा हूं तो एक बार रिवीजन कर उसका। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ईएमएफ देख ले क्या होता है। ईएमएफ बार बार एक ही बात को बताते रहेंगे तो फिर कैसे होगा, तुम लोग सोचो। नहीं तो फिर तो तुम्हारा अननेसेसरी वीडियो लेक्चर बड़ा होता जाएगा और तुमको पढ़ने में भी उतना बोझिल हो जाओगे। ठीक है, तो टीचर सोचता है, बहुत सारी बातें मैंने लिख करके रखी है, क्यों, वो टाइम बचेगा। ठीक है, समझा देंगे बच्चों को, समझने से मतलब है। अपनी योग्यता का अननेसेसरी प्रदर्शन करने से क्या है, हम लिख भी सकते हैं, लेकिन लिख करके रखा है कि थोड़ा सा टाइम बच जाए। ओके, तो आप उसको वहाँ से देख लेंगे, मैं दे दूंगा आई बटन में लिंक, वैसे ईएमएफ का वहाँ से देख लेना, या फिर तुम्हारे पास रिटन नोट्स है उसमें से देख लेना। ठीक है, देखो इधर, द ईएमएफ व्हिच डेवलप्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो ईएमएफ डेवलप होता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद रखना, जो ईएमएफ डेवलप होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड करंट फ्लोज व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड देन इट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। अब जैसे ही सर्किट को क्लोज कर देते हैं और तब जो करंट फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। समझ आ रही बात है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी। अब टॉपिक हाइलाइट्स इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एसी का तो बाद में देख लें, एसी नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, 6 के बाद 7 पढ़ना है चैप्टर नंबर, तो उसको बाद में देखें, लेकिन यहां पर क्या क्या पढ़ना है वो समझ लो। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स ये पढ़ना है पहले, मैग्नेटिक फ्लक्स से कुछ बातें दिमाग में आ रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, वैसे ही चीज यहां भी पढ़ना है। फेराडेज लॉ, लेंज लॉ, ये फेराडेज का लॉ है। ठीक है, फेराडेज का नाम भी इसी से हुआ था, 1830 में ये लॉज उन्होंने दिया था। ठीक है, और लेंज लॉ, लेंज इसका जस्ट एडवांस वर्जन है। ओके, उसके बाद मोशनल ईएमएफ, मोशन के कारण जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन मोशन के कारण, नॉट ओरिएंटेशन। ये पोजीशन जो चेंज होगा ना उसके कारण हम, या फिर ओरिएंटेशन के कारण होगा तो नेक्स्ट में हम देखेंगे उसको फ्लक्स चेंज करने में। ओके, लेकिन मोशनल ईएमएफ के कारण एक्सप्रेशन निकालेंगे। ओके, एडी करंट, एडी करंट एक नया करंट आता है, इसको फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एडी, एडी मतलब भंवर, जैसे तूने पानी में कभी देखा हो ना, ऐसे भंवर सर्कल सर्कल घूमता रहता है तो कहते हैं भंवर। एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये टर्म बहुत ही रिलेटिव है प्रैक्टिकल लाइफ से, मतलब बहुत ही संबंधित है, जुड़ा हुआ है प्रैक्टिकल लाइफ से। रिलेट मतलब सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मुझे खुद से प्रेरणा आ रही है कि मैं पढूं, मतलब अंदर से, इंडक्शन का मतलब प्रेरणा हिंदी में, चलो अच्छे बढ़ आगे, प्रेरणा अंदर से हमें इच्छा हो रही है कि हम पढ़े तो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अगर हमने अपने फ्रेंड को देखा वो पढ़ रहा है और तब हम पढ़े तो उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या मैं बातें समझ में आ रही, क्लियर? मतलब दूसरे को देख के, पड़ोसी में बैठा हुआ है लड़का, अब तो बैठा हुआ है नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी जो पड़ोसी है उसमें बच्चा तो पढ़ता ही होगा ना, संबंधी में कोई पढ़ता होगा, उसको देख के जब तुम्हारे अंदर ये आए कि हमको पढ़ना चाहिए तो दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन खुद से अंदर से प्रेरणा आ रही कि नहीं मुझे पढ़ना है तो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बातें क्लियर हो रही, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा टॉपिक्स हाईलाइट ऑफ दिस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर का हाईलाइट है।
अब ये सब कहानी क्लियर होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। तुमको एक बात यहां से समझ में आ रही होगी कि ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने कैसे इस चीज को खोजा होगा। इसका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, फेराडेज को लगा कि नेचर लव सिमेट्री। 1826 में ऑर्स्टेड ने जब ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, तब फेराडेज का कॉन्सेप्ट आया। वैसे तो कहते हैं हेनरी का आया, ठीक है, हेनरी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने पब्लिश कर दिया तो इनका नाम हो गया, लेकिन जिसका नाम हुआ उसी को पूछते हैं लोग। तो फेराडे हाईलाइट में ज़्यादा है, ओके, हेनरी का भी साथ में योगदान है उनका। तो 1830 में इनको लगा कि नेचर लव सिमेट्री, मतलब जैसे दिन होता है वैसे रात भी होती है, दिन रात, जैसे गर्मी है वैसे क्या है, सर्दी भी है, गर्मी है तो सर्दी है। नेचर ने सिमेट्री बनाई है, पूरे नेचर में एक सिमेट्री है, भगवान ने ऐसा सिमेट्री बनाया है इसको। तो वैसे ही उन लोगों ने यही से थॉट सोचना चालू किया कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यही कंसेप्ट के आधार पर इस पूरे टॉपिक्स का निर्माण हुआ। अब उस समय जब इन्होंने इसको बनाया था, उस समय लोग इनसे पूछे कि क्या करोगे भाई, ये इंड्यूस करा करके क्या होगा इसका। तो उन्होंने कहा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, या न्यू बॉर्न बेबी। अगर जो नया जन्मजात, जो नवजात शिशु जो होता है उसका क्या यूज है, तो बड़ा होगा तभी तो राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, अब परिवार का नाम, समाज का नाम, इन सब का नाम रोशन करेगा। नहीं, ओके, सर थोड़ा सा ऊपर ही सोचते हैं, पहले राष्ट्र का नाम करेगा, उसके बाद परिवार का, उसके बाद समाज का। नहीं, ऐसा है कि सबसे पहले तो परिवार का नाम ही होता है, उसके बाद समाज का, उसके बाद राष्ट्र का, ठीक है। तो चलो कोई नहीं। अब मतलब नए जो नवजात जो शिशु होता है उसका कोई यूज नहीं होता। धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट लाया और उन्होंने डायनमो बना दी। जनरेटर जो बेस्ड है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। बाद में निकोला टेस्ला ने एसी जनरेटर वगैरह बनाया था, कंसेप्ट लगाया था। क्या हमें इतनी बातें क्लियर हो रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो हम आते हैं आज का जो हॉट टॉपिक है, जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इस कंटेंट को देख के लग गया होगा कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं होने वाला है, ओके, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, ये चैप्टर छोटा सा ही है बट काम का है, ओके। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स हम समझते हैं, ओके, इसको रफ करते हैं और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझाते हैं, ओके। प्यारे बच्चों, हम समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। देखिए, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली, पॉइंट टू बी नोटेड, परपेंडिकुलरली। अब जैसे वहां पर पढ़े थे ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है एक बार थोड़ा सा फील कर लो, समझ लो। जैसे मान लो ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल, ये बहुत काम की चीज है, बार बार काम आता है। देखो ये कॉइल है, अब इसमें तुम मान लो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पास करा रहे, समझ रहे बात, ये बातें को समझ रहे हो। तो ये परपेंडिकुलर है, ये कॉइल भी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन तो यही हुआ है ना कॉइल का, ओके। अब इसके परपेंडिकुलर, ओके, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो यही कॉइल है, हमने इसको इसका टेढ़ा कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, तब क्या होगा? तब ये जो एरिया वेक्टर हम लेते हैं ना, सरफेस की परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर लेना सिखाया है मैंने, वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसका आएगा उसी को इन्वॉल्व करेंगे। मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आएगा, एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर ऐसे तो होगा इस तरह से नहीं, मतलब एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर। अब ये कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आएगा उसको हम इन्वॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं, समझो। जैसे ये कॉइल ऐसे ही है सिचुएशन, इससे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना पास करेगा, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू P5B अगर ले तो B इंटू ए होगा। एरिया क्या है, अगर मान लो एरिया A है और B इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो टोटल एरिया से कितना, यूनिट एरिया से B जा रहा है तो टोटल एरिया से कितना जाएगा, B इंटू ए। ये B है, ये भी B है। अब इनको हमने यूनिट एरिया से पास कराया तो ठीक है, B है, लेकिन जब हम A एरिया से पास कराए
तो कितना हो जाएगा b इंटू ए। तो सिंपल यूनिटरी मेथड। हाँ, एक सेब का दाम पता है, चलिए 1 केजी सेब का दाम पता है, तो 120 रुपया 1 केजी सेब का दाम है, तो 10 केजी के लिए कितना होगा 1200। समझ में आ रही बात है। तो ये b इंटू ए हो गया। अब सिमिलरली इसमें हुआ क्या, सो एक समझ लो, थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं। ये जो है इसके एरिया वेक्टर जो होंगे ना अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो ब्लैक कलर का है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ये एरिया है, और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, तो b इंटू ए हो जाएगा। क्या बात है, समझ में आ रही है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, सीध में लाई कर रहे हैं, तो b इंटू ए। ओके, अगर मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे, ये इस तरह से इंक्लाइंड है, तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर क्या इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का साथ एंगल कितना बनाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, तो a cos थीटा, और b मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इसका, तो b, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आप निकालेंगे वो कितना होगा बताओ मुझे, 5b इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? और यदि समझ में आ रही है तो b इंटू ए कॉस थीटा क्यों लिए? क्योंकि हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लेते हैं, नहीं मतलब जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा उस कंपोनेंट वाले एरिया वेक्टर को लेते हैं, तो इसलिए b तो ये रहेगा ही मैग्नेटिक फील्ड, और a कॉस थीटा। समझ में आ रही बात है? मतलब ये इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा हो जाएगा, नहीं अगर एरिया वेक्टर का ये ले तो a साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा a कॉस थीटा। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b इंटू ए कॉस थीटा। एरिया यहाँ पर जो हो गया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो हो गया वो कितना हो गया a कॉस थीटा एरिया, तो ये b इंटू ए कॉस थीटा। क्या हमें बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ 5b इक्वल टू बी ए कॉस थीटा जनरल आ गया किसी थीटा एंगल पर, मतलब कोई जनरल एंगल थीटा है, तो यहाँ पर अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स की वैल्यू b इंटू ए होगा। तो अगर हम फ्लक्स लिखे तो इक्वल टू बी डॉट ए। क्या हमें इतनी बातें क्लियर है? मतलब फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। बी डॉट ए क्यों? क्योंकि तुम जानते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या देता है, मतलब ए डॉट बी अगर लिखना है तो वेक्टर है, तो ए बी कॉस थीटा होता है। तो हम इस चीज को जनरल फॉर्म में इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तुम यहां भी लिखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा b। समझ में आ रही बात है? तो ये तो सिचुएशन ऐसा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, लेकिन अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, तब वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, तब फ्लक्स कैसे निकालोगे? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फील्ड जो है वेरिएबल है, तब कैसे निकालोगे? तो देखो होता क्या है, कांस्टेंट कराते हैं, क्या लेके, यूनिट एकदम स्मॉल एलिमेंट लेकर के कांस्टेंट कराते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेकर के। समझ आ रही बात है? जैसे मान लो ये एरिया है और इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, ये ऐसे, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड तो b है, b1 है, और ये एरिया जो है ना डेल्टा a1 है, और इसी के अलॉन्ग ले ली छोटी सी एरिया है इतनी, ये छोटी सी एरिया ले ली, ये तो b है, b2 है, और इसका जो एरिया एलिमेंट जो होगा डेल्टा a2 है, ये जो है ना ये है b3, और इसका जो a3 होगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? ये b4 है और इसका जो हो जाएगा a4 हो जाएगा डेल्टा a। ओके, तो अब हम अगर मान लो रिस्पेक्टिव फ्लक्स ले हर एक इंडिविजुअल का, तो फाई जो होगा डेल्टा फाई 1 जो होगा वो कितना होगा, b1 डेल्टा a1 इसके इक्वल होगा। फिर डेल्टा फाई 2 जो होगा वो कितना होगा, b2 डेल्टा a2। ओके, सेम ऐसे ही करके डेल्टा फाई 3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, bn डेल्टा an। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो यदि मान लीजिए हम सबको ऐड कर दें तो डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2
डैश डैश डेल्टा फाई एन, ये जो है एन है A3 गलती से लिखा गया था मिस्टेक से, देखो इधर यहाँ हो जाएगा। फिर B1 डेल्टा A1, ए वेक्टर ले लीजिए, B2 डेल्टा A2 प्लस डैश BN डेल्टा AN। क्या हमें इतनी बातें क्लियर है? तो ये हो गया इतना। अब हम अगर मान लो नेट फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई बी इक्वल टू टोटल अगर निकालना चाहते हैं तो आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन, और बी आई डेल्टा ए आई। क्या क्लियर हो रही बात है? इफ डेल्टा ए टेंस टू 0, अगर 0 को टेंस करे, वो छोटी एलिमेंट हो जाए, तो तुमको बताया मैंने डेल्टा जब छोटे से बहुत छोटे से चेंज को बताता है तो इसमें क्या हो जाता है, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा बी डॉट डी ए। क्या हमें बातें क्लियर है? तो ये कंप्लीट एनालिसिस था वेरिएबल के लिए। मतलब हमने ये माना कि हर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है V1 है और इसका एरिया जो है वो डेल्टा A1 है, फिर V2 है, एरिया जो है डेल्टा A2 है, V3 है, फिर एरिया जो है डेल्टा A3 है, ऐसे V4 एरिया जो है डेल्टा A4 है। और इस तरह से हमने इसको सबको ऐड कर लिया तो टोटल फ्लक्स जो इस पर्टिकुलर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कह सकते हो बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर यूनिफॉर्म था तो ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण फ्लक्स जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए होगा। क्या हमें बातें क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है बातें? तो ये अगर समझ में आपको आ गया है तो आगे बढ़िए और इसका हम यूनिट लिखे। यूनिट क्या होगा बताओ मुझे? यहाँ तो देखिए लग रहा है ऐसा यूनिट, यूनिट जो होगा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई सबस्क्रिप्ट बी से लिखते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं? फाई सबस्क्रिप्ट ई। नहीं तो यहाँ पर ये क्या होगा तो बताओ, ये टेस्ला है और ये मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, नहीं ये यूनिट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वेबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेबर। ठीक है, और भी कुछ यूनिट्स इससे पूछे जाते हैं तो उसको भी करते हैं टच। पहले इसको रफ करते हैं। क्या ये बातें समझ में आई आपको? एक एक करके हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स तोड़ दिया। मान लीजिए ये है, इसको नॉन यूनिफॉर्म कर दिया मैंने, ऐसे बना दिया। अब इससे फ्लक्स पास करा रहे हैं तो हर एक जगह का एरिया जो छोटा सा एलिमेंट लेंगे ना, दैट विल बी यूनिफॉर्म। नहीं तो एरिया हम वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही हो जाएगा ना, छोटा कर मतलब स्मॉल एलिमेंट लेकर के हम यूनिफॉर्म कराते हैं। ये बातें तो कब से करते आ रहे हैं, बचपन से स्टार्टिंग से, है ना। कैसे 11th जैसे ही चालू होता है तो ये सब चीजें बताई जाती है आपको। कहाँ पर? रोटेशनल मोशन में, नहीं रोटेशनल वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, तो इसको रफ कर दें और फिर हम आते हैं फिर इसका यूनिट का कुछ कन्वर्जन और फिर डायमेंशन लिखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये इसका सीजीएस यूनिट जो होता है मैक्सवेल होता है, एमएक्स। ठीक है, और 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। समझ में आ रही बात? ये कन्वर्जन है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर ही होता था क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी ऑलवेज स्केलर। नहीं, उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन ml²t-2। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो कैसे इंटरेस्टिंग चीज है, समझो इसको। देखो ये जो डायमेंशन तुमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा होगा किसका? एनर्जी का। नहीं, या वर्क डन बोलो तुम, वर्क डन का ml²t-2। ओके, तो देखो ml²t-2 अपॉन तुम क्या लिख सकते हो? ए क्या है? एम्पियर है। ओके, और इसको तुम क्या लिखोगे? वर्क। ये तो वर्क हो गया, और वर्क की यूनिट क्या होगी? वर्क है। और नीचे इसको लिखना है एम्पियर है, तो एम्पियर की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे? तुम जानते हो यहाँ पर I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम इनवर्स। नहीं, टाइम इनवर्स इतना लिख सकते हैं। और देखो वर्क की जगह पर हम क्या लिखेंगे? जूल। एक बार यूनिट लिख लो। अपॉन चार्ज की जगह पर क्या लिखेंगे? कूलम एंड पर सेकेंड। तो इसको
रेसिप्रोकल जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम और ऊपर से सेकेंड। तो जूल पर कूलम को क्या लिखते थे तुम, पोटेंशियल, वोल्ट नहीं, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट सेकेंड, मतलब सेकेंड, मतलब कहने का इसका एक और भी यूनिट हो सकता है, इट्स अनदर यूनिट इज, अनदर यूनिट जो होगा वोल्ट सेकेंड भी हो सकता है, वोल्ट पर सेकेंड नहीं, वोल्ट सेकेंड। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही, मतलब हम ये भी यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक स्पेशल केसेस, प्लस का स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस जो है ये तुम जानता ही है क्या होता है स्पेशल केसेस में, डिफरेंट एंगल के लिए चेक करते हैं। तो मान लो केस 1 है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल विद एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। तो प्लस जो होगा मैग्नेटिक प्लस बी ए कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो बी इंटू ए। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई, मतलब केस 1 में हम लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये केस कब होगा, ठीक है, देखो समझो, इसको फेल करो। देखो जैसे ये है एरिया वेक्टर, ये सामने एरिया वेक्टर है, और इसी के अलोंग जब हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहने का ये देखो समझो, ये है इस तरह से, और इसी के अलोंग पहला एग्जांपल लिया था ना फ्लक्स समझाने में, शुरू में थ्योरी में, वही चीज सेम। क्या हमें बातें समझ में आ रही। अगर मान लो केस नंबर 2 ले दे, केस हमारे पास 2 है, व्हेन बी इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, मतलब दैट इज थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। अब ये केस कैसा होगा, देखो ये जो है ना, ये कॉइल ये ऐसे रखा हुआ है, ओके, और तब ऐसे, ओके, ऐसे रखा हुआ इस प्लेन में, मतलब ये है कॉइल ऐसे रखा हुआ और इस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, तो एरिया वेक्टर तो ऊपर हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री का केस बनेगा, मतलब प्लस क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, 0, ये तो जानते ही। अब उसके बाद अगर मान लो हमने केस नंबर 2 लिया, केस नंबर 2 तो हो ही गया, क्या मजाक करते हो सर, केस नंबर 3, चलो केस नंबर 3 लिया, मतलब कहने का B इज एंटी पैरेलल विथ A, एंटी पैरेलल का मतलब थीटा इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही, थीटा 180 कब होगा, 180, देख लो। मान लो एरिया वेक्टर ये है आउटवर्ड परपेंडिकुलर, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 180, और कॉस 180 क्या होता है, -1, तो माइनस बी। तो ये माइनस साइन क्या बताता है, इनकमिंग फ्लक्स को बताता है, माइनस साइन क्या बताता है, इनकमिंग फ्लक्स को बताता है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है, तो ये हो गया तुम्हारा बी का वैल्यू। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मिलते हैं फिर नए वीडियो लेक्चर के साथ। नया वीडियो लेक्चर बहुत ही धांसू होने वाला टॉपिक, फैराडेज लॉ, ओके। तो तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।